हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज का टॉपिक है बजट। और बजट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे, योजनाएं रहेंगी, या फिर राजस्व और राजकोषीय घाटा रहेगा, या फिर कोई सी भी जैसे कि रक्षा मंत्री बजट रहा या फिर संसाधन बजट रहे, उन सभी बजट संबंधी जो भी प्लान्स हैं उनको आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। तो इसके साथ साथ जैसे कि बजट पर एक नज़र डालेंगे जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ पूंजी, उसके साथ में राजस्व व्यय पूंजी, रिसोर्सेज ट्रांसफ़र टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जैसे कि संसाधनों को कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो चाहे तो स्टेट्स हो सकते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हो सकते हैं। उसके अलावा रेलवे बजट एट ए ग्लांस, रेलवे को कितना कितना बजट दिया गया है। पूंजीगत व्यय की प्राप्ति, जिसमें कि पूंजीगत व्यय होगा, पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान होगा, प्रभावी पूंजीगत व्यय होगा। उसके साथ साथ ही कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, इसमें 2024 के लिए बजट अनुमान रखा गया है, जिसमें कि ब्याज, परिवहन, रक्षा या फिर जो भी इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं उसमें से किस प्रकार केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको अलग अलग तरीके से इसमें बांटा जाएगा। तो इसमें से एक एक अलग अलग महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें पूछा जा सकता है कि आईटी और दूरसंचार क्षेत्र को किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बजट में पैसा अनुदान किया गया है। तो इस वाले जो कि ये क्वेश्चंस रहे हैं वो अलग अलग टाइप से इसमें आ सकते हैं। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि अगर आपको इसको बाद में पढ़ना हो तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको परेशानी ना हो और आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। आज का बजट स्टार्ट करते हैं। बजट 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है और यह अमृतकाल का पहला बजट होगा। और अमृतकाल का जो टाइम है वह है 2022 से 2047, 25 वर्षों के लिए रखा गया है इसमें। तो हम बजट के बारे में कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हैं, उनको एक बार रिवाइज करेंगे। ब्रिटिश काल का सबसे पहला बजट भारत में 1860 में जेम्स विलियम के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के टाइम पे 1947 में षणमुख सेठी के द्वारा बजट पेश किया गया था। लेकिन गणतंत्र भारत की बात पूछेंगे तो ये वाले दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो स्वतंत्र भारत के टाइम पे षणमुख सेठी थे 1947 में, गणतंत्र भारत जबकि हमारा देश गणतंत्र लागू हुआ था भारत में उस टाइम पे थे जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र बजट को पेश किया गया था। सर्वाधिक बार पूछेंगे तो सर्वाधिक बार हो जाएंगे मोरारजी देसाई, जिन्होंने कि 10 बार बजट को पेश किया है। पहली बार किसी महिला मंत्री के द्वारा इंदिरा गांधी, जो कि अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल पर रहते हुए कार्यवाहक वित्त मंत्री भी थीं, और उन्होंने पहली बार महिला प्रधानमंत्री के रूप में बजट को पेश किया था। उसके बाद में पहली पूर्वकालिक एवं सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया है वह किया है निर्मला सीतारमण ने, और इन्होंने अभी तक 5 बार बजट को पेश किया है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले है वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत को चमकते सितारे के रूप में मान्यता दी है, क्योंकि यह 2014 के अकॉर्डिंग 2023 में भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। चालू वित्त वर्ष विकास दर 7% रहने का अनुमान है, जबकि 2024 में इसको 6.5 रहने का अनुमान बताया गया है। नेक्स्ट है बजट में पहली घोषणा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन बोर्ड पर काम किया जाएगा, जिसके तहत टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और जो कि टूरिज्म प्लेसेस हैं उनको और विकसित किया जा सके। नेक्स्ट है वित्त मंत्री ने बजट 2023-2024 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं बताई हैं, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है, जिसमें से कि पहले है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सेकंड है वंचितों को वरीयता, जो कि पिछड़े जाति के जैसे कि जनजातियां होती हैं तो उनको दूर दराज में रहते हैं तो उनको डिजिटल माध्यम से कोई भी सुविधा मिल नहीं पाती है, तो उनको वहां तक वरीयता पहुंचाना उनके लिए। बुनियादी ढांचे एवं निवेश है। क्षमता एवं विस्तार है। हरित विकास है। हरित विकास को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हरित विकास, युवा शक्ति, इन दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है इस बार के बजट में। और सबसे लास्ट है वित्तीय क्षेत्र। उसके साथ साथ ही बजट, तो केंद्रीय बजट 2023-2024 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है
कि चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान है। अभी जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केंद्रीय बजट 2023-24 में चालू वित्त की आर्थिक वृद्धि कितना रहने का अनुमान है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा 7%। ऑप्शन में दिया जाएगा 7%, 6.4%, 5.9%। तो इसमें से आपको करना है 7% 2023-2024 के अकॉर्डिंग। उसके बाद में राजकोषीय घाटा जो कि 2023 के संशोधित अनुमान में इसे 6.4 के लक्ष्य पर बनाए रखा है और अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 5.9% कर दिया गया है। तो इसके साथ में ही सुश्री जो कि सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाया जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा राजकोषीय घाटा, जिसके की महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमने पढ़े थे। तो मैं आपसे यही बार बार बोलूँगी कि अगर आपको ज़्यादा देर जो कि हमारी आज की क्लास है वो थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन प्लस विद फैक्ट के साथ में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। आज का अब है केंद्रीय बजट 2023 एंड 2024 का आकार। बजट अनुमान 2023-24 के कुल व्यय जिसमें कि 45,03,097 करोड़ मतलब 45.3 लाख करोड़ अनुमानित व्यय है, जिसको कि अभी अनुमानित किया गया है बजट के में, जिसमें कि कुल जो कि पूंजीगत व्यय है वह 10 लाख करोड़ का है। और इसके साथ साथ में ही जो कि केंद्र सरकार की निरंतर मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शित करता है। इसके साथ में ही 2023 की तुलना में पूंजीगत 2022-23 की तुलना में पूंजीगत व्यय में 37.4% की वृद्धि हुई है। बड़ा ही अच्छा ये एक लाइन है कि 2022-23 की तुलना में जो कि अब बजट लागू हुआ है 2023-24 का, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो मैंने आज की जो टॉपिक है इसमें मैंने प्रश्न को नहीं लिया है, लेकिन जो भी जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे उनको मैं साथ साथ कवर करवाती जाऊंगी। तो इसका जो बनेगा वह है 2022-23 की तुलना में 37.4% की वृद्धि हुई है। उसके साथ में ही बजट अनुमान 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.71 लाख करोड़ है, जो कि संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में 30.1% अधिक है। अब ये दो क्वेश्चन हो गए कि पूंजीगत व्यय या फिर इसके साथ में ही केंद्र सरकार का जो कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इधर है आर्थिक विकास, इधर है पूंजीगत व्यय। तो इन दोनों का अलग अलग कंपेयर करके अलग अलग हो गया है। इसके साथ में ही किस मंत्रालय को मिला कितना हिस्सा, तो इसमें अब सभी मंत्रालयों की बात कर लेंगे। इसमें चाहे कोई भी मंत्रालय हो, सबसे फर्स्ट है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय मतलब रक्षा मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह, तो उन्होंने उनके लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए की जो कि जितने भी रुपए हैं उनको अनुमानित किया गया है। सेकंड है सड़क परिवहन और राजमार्ग 2.70 लाख करोड़ रुपए, सड़क और परिवहन मंत्री हो गए नितिन गडकरी। रेल 2.41 लाख करोड़, रेल मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़ का। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इसमें 2.06 लाख करोड़। गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़ रुपए। कृषि और किसान मंत्रालय 1.25 लाख करोड़ रुपए और संचार 1.23 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्री हो जाएंगे हमारे अश्विन वैष्णव। तो ये हमारे जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनके लिए जो कि अनुमानित बजट का पेश किया गया है, उसमें से उनके लिए राशि दी गई है। तो अभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लें कि अभी हाल ही में 2024 का जो बजट पेश किया गया है उसमें गृह मंत्रालय या फिर रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए कितने प्रतिशत या फिर कितने लाख करोड़ का अनुदान दिया गया है, तो वो हो जाएगा 1.78 लाख करोड़ रुपए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। तो केंद्रीय बजट में जो कि प्रमुख योजनाएं रही हैं और उनसे बजटीय प्रावधान रहे हैं उनके लिए कितने कितने पैसों का प्रावधान किया गया है, तो वो इस प्रकार है। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अभी रोग मुक्त की बात करते हैं, तो अभी जैसे कि तेलंगाना में नीम की पत्तियों में डाई बैक रोग पाया गया था, तो उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं।
नेक्स्ट है 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अभी मेडिकल डिपार्टमेंट में इतनी सारी भर्तियां की जाएंगी। तो नेक्स्ट है केंद्र सरकार अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा। और जैसा कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एकलव्य मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया गया था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है क्योंकि जो कि आदिवासी बच्चे होते हैं तो वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जनजाति इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए जैसे कि डिजिटल माध्यम है वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिसमें कि 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। यह केंद्र सरकार का जो कि बजट है उसमें इस प्रकार की भर्तियां की जाएंगी। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए का दिए गए हैं पीएम आवास योजना। तो ये अच्छी बात है कि अभी इनको और बढ़ाया जाएगा, 79,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। तो इसके साथ में ही रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है और 2013-14 में किए गए परिव्यय का कम से कम 9 गुना ज़्यादा है। तो ये बड़ा अच्छा है कि भाई अभी जैसे कि वंदे मातरम एक्सप्रेस डे को 30 दिसंबर को पश्चिमी बंगाल में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में 8वीं वंदे भारत ट्रेन है जिसको कि अभी सिकंदराबाद तो विशाखापट्टनम स्टार्ट किया गया। तो जैसे धीरे धीरे अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वंदे मातरम ट्रेनों को स्टार्ट किया गया है, और जो भी आगे आने वाले समय में और सारी जितने भी विकास होने हैं उन सभी विकासों को भी किया जाएगा। तो ये जो अब की बार का बजट आया है वो बड़ा अच्छा बजट है। उसके साथ में ही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड यूआईडीएफ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है एमएसएमई, जो कि छोटे एवं कुटीर लघु उद्योग होते हैं, उसके साथ में ही बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर और साझा करने के लिए एंटिटी डिजी लॉकर को सेटअप किया जाएगा। जैसे कि धर्मार्थ ट्रस्ट होते हैं, मंदिर वगैरह के ट्रस्ट होते हैं, या फिर किसी बड़े बड़े जो कि धर्मशालाएं होती हैं उनके लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर बातें करी गई हैं। उसके साथ में ही अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई श्रृंखला का एहसास करने के लिए 5G सेवाओं पर आधारित अनुप्रयोग विकास के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। जैसा कि अभी हमारे देश में 5G जो कि लॉन्च हो चुका है, उसके साथ में ही विभिन्न शहरों में, भारत के विभिन्न शहरों में इसको अभी तक लॉन्च किया जा सका है, तो उसके साथ में ही इस प्रकार की योजनाओं को भी लागू किया गया है। उसके साथ में ही 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन, तो एक गोवर्धन तो हो गया हमारे मथुरा वाले भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, दूसरा गोवर्धन है, लेकिन ये गोवर्धन अलग है। अगर आपके पेपर में आ जाए तो गोवर्धन प्रणाली किससे संबंधित है, तो वो संबंधित हो जाएगी गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन से, जिसका कि प्रमुख उपयोग है कि जैसे 500 नए कचरे से धन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका गोवर्धन। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और इस पर मैं स्टार लगा देती हूँ। चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम है 2 महीने में हो चाहे फिर 1 महीने में हो, तो जो बजट का जो सर्कुलर आया है ये बड़ा अच्छा है और इसमें से कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5% कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष लागू किया जाएगा। तो ये हमारे हैं जैसे कि MSME, ये आजकल भारत में ट्रेंडिंग पे है और इसमें नए नए इनोवेशंस को रखा गया है और साथ में ही इनको सरकार के द्वारा अलग से इनको लोन वगैरह ब्याज वगैरह दी जाती है। तो ये नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-2024 के प्रमुख आंकड़े। तो इसमें है लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से बढ़कर 1.97 लाख रुपए की हो गई है।
पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है। जैसे कि 2014 में भारत का स्थान था 10वां स्थान था विश्व में इकोनॉमी में, लेकिन अभी जो हुआ है 2014 की तुलना में 2023 में, तो अभी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और भारत एक चमकते सितारे के रूप में, जैसा कि निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है, तो भारत के लिए सभी विश्व में सभी के से जो भी अच्छी सराहना मिल रही है अर्थव्यवस्था को देखते हुए। नेक्स्ट है EPFO की सदस्यता दोगुनी से अधिक बढ़कर 27 करोड़ रुपए हो गई है। 2022 में UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए का 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुआ है। तो ये डिजिटल भुगतान हुआ है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। तो जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान है, इसमें ये वाली जो योजना है 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई थी और इसका लक्ष्य रखा गया था 2 अक्टूबर 2019 तक। तो इसमें इस जो भी 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया था। उसके बाद में उज्ज्वला योजना जो कि यूपी के बलिया से स्टार्ट हुई थी और इसका टाइम था 1 मई 2016 से था और इसमें 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है 102 करोड़ व्यक्तियों का 220 करोड़ का कोविड टीकाकरण हुआ है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत की कंपनियां हैं, बायोटेक कंपनी है, सीरम कंपनी है और जितनी सारी कंपनी हैं, इन सभी के द्वारा भारत में 102 करोड़ व्यक्तियों को 220 करोड़ का कोविड टीकाकरण किया गया था। साथ ही साथ में भारत ने कई देशों को भी आर्थिक सहायता दी थी कोविड के दौरान, कोविड की वैक्सीन दी थी। तो उसके साथ में हमारे भारत की जो कि स्थिति है या फिर पहचान वो एक अलग स्तर पर उभरी है। उसके साथ में है नेक्स्ट है 47.7 करोड़ रुपए PM जनधन खाते बने हैं। तो PM जनधन खाते योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी और यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना है। इस पर मैं 5 स्टार लगाना चाहूँगी, लेकिन मेरे पास अभी स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। इसको सबको काट करके मैं यहाँ पे स्टार लगाऊंगी, ये आपके स्टार हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो मेरे से स्टार भी यहाँ पे नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छा है PM जनधन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना है। नेक्स्ट है PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर दिया गया है। उसके साथ में ही PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण दिया गया है। उसके साथ में ही रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और रेलवे की नई परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है और रेलवे में 100 नई अहम योजनाओं की भी शुरुआत की गई है। तो अगर आपको ये वीडियो मैं एक्सप्लेन इसको इस माध्यम से कर रही हूँ कि आपको इसमें ये भी पता चल जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। और जैसे कि अभी रेलवे का बजट कितना रखा गया है या फिर PM जनधन योजना का अभी तक कितने खाते खोले गए हैं, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं और ये हर किसी पेपर में पूछी जाती हैं। और इनको चाहे पेपर क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग हो, लेकिन जिस तरह से हम इनको पढ़ेंगे, आंसर को याद करेंगे, तो वो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए वो हमें टिक करना ही करना है। इसको इस तरह से प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 14 करोड़ से ज़्यादा किसानों को PM किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई थी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। और कोरोना काल में 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ्त राशन दिया गया है और यह जो राशन है उसे अभी आगे बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से उसको 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ में ही प्रति व्यक्ति आय तेज़ी से बढ़ती हुई 1.7 लाख रुपए हो गई है प्रति व्यक्ति जो कि आय है। नेक्स्ट है वाहनों की स्क्रैपिंग, ये बड़ा अच्छा है। वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज़्यादा फंड का आवंटन किया गया है।
जो कि आजकल जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाहन है, इलेक्ट्रिकल वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को पुरानी गाड़ी पर स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत फ़ायदे भी दिए जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल वाहन जो कि प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे लिए बड़े ही बेहद हैं, अच्छे सुविधाजनक हैं, तो उनको ज़्यादा मान्यता दी गई है। उसके बाद में बच्चों व युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। तो डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, यह बड़ा अच्छा कदम है केंद्र सरकार के द्वारा। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे जिसके तहत पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो अलग अलग राज्यों में अगर अलग अलग एयरपोर्ट बनेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो भी टूरिस्ट प्लेस होंगे या फिर जो कि नागरिक वगैरह होते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना होगी, और जिससे कि टूरिज्म प्लेसेस हैं उनको अधिक और बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ में ही 50 नए हवाई अड्डे, हेलीपैड, वाटर, एयर और ड्रोन, जिससे कि जो कि दुश्मन वगैरह के साथ में जितनी भी कार्रवाई होती हैं उनसे पता लगाया जा सके। उन्नत लैंडिंग ग्राउंड बनेंगे जिससे कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार हो सके। तो धीरे धीरे हमारा जो भारत है वो विकासशील देशों से विकसित देशों की तरफ बढ़ रहा है और इसने अलग पहचान बनाई है पूरे विश्व में, जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों की 100% सफाई मशीन से की जाएगी। यह इस प्रकार का जो फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि जो कि सेप्टिक टैंक होते हैं या फिर सीवर होते हैं उसमें किसी मजदूर अगर सफाई करते हैं तो उस टाइम पे उनके जो कि कोई हादसा हो जाता है उनके साथ में या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए ऐसे कार्य किए जाएंगे कि 100% सफाई मशीन से की जाएगी। उसके साथ में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए देश में खुलेंगे 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो आर्टिफिशियल पढ़ाई जिससे कि बच्चे अलग अलग तकनीकी सीख सकें। राज्यों को दिया जाने वाला 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। जैसा कि हम सभी लोग शायद हम सभी तो नहीं, लेकिन अगर कोई जानता होगा या फिर नहीं जानता होगा कि राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुफ्त कर्ज दिया जाता है, जिसके माध्यम से वह जो कि हमारी केंद्र है उससे ब्याज ले सकते हैं अपने अपने अलग अलग योजनाओं के लिए। तो उनके लिए 1 वर्ष के लिए इस ब्याज मुक्त कर्ज को और बढ़ा दिया गया और 1 वर्ष के बाद में उस पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ में जैसे कि पैन कार्ड को अभी हम टैक्स फाइलिंग के लिए काम करते हैं, अब उसको राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा और इसी से हम जाना जाएगा कि हमारे पास पैन कार्ड है और ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है। उसके साथ में ही नेक्स्ट है ऊपरी भद्रा योजना। यह योजना जैसे कि अभी आपके क्वेश्चन में आ जाए कि ऊपरी भद्रा योजना किस राज्य से है, या फिर कर्नाटक राज्य में अभी केंद्र सरकार के द्वारा ऊपरी भद्रा योजना को कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। तो इसमें है ऊपरी भद्रा योजना कर्नाटक में, जो कि कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्र के 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके साथ में ही है भारत श्री योजना। तो भारत श्री योजना जैसे कि जो भारत की पुरानी पांडुलिपि वगैरह होती हैं या फिर भारत के पुराने ग्रंथ हैं, तो उसके साथ में ही अगर कुछ ऐसी वो हो जाए कि भाई इन पांडुलिपि वगैरह जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तो उस टाइम पे इनकी जो भी वैलिडिटी वगैरह है, या फिर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो एक्सपायरी डेट है, तो इसके साथ में इनको अगर ख़त्म ना हो जाएं इसलिए इनको डिजिटल माध्यम से किया जाएगा इस योजना के तहत, भारत श्री योजना के तहत। तो भारत साझा पुरालेख निदान में प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल करने के लिए इस योजना को चलाया गया है, भारत श्री योजना को। इसके साथ में ही अमृत काल के विजन को हासिल करने के लिए जैसा कि मैंने बताया 25 काल के लिए अमृत काल रखा गया है और 25 साल बाद में हमारे भारत को स्वतंत्र हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे। और अभी जो अमृत काल है यह 2022 से स्टार्ट हुआ है, 2047 तक इसका टाइम रखा गया है। तो इसमें जो अमृत काल के विजन को हासिल करने के लिए निम्न 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें कि युवा वर्ग, जो कि आज का भारत का युवा वर्ग है वो बड़ा परेशान है बेरोजगारी से, तो उसको ध्यान में रखते हुए विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना है। सेकंड है रोजगार सृजन में वृद्धि करना है, एंड उसके साथ में सुदृढ़ और स्थित वृहद आर्थिक वातावरण करना है, क्योंकि आज का युवा भारत के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और आगे आने विकास के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है चीज़ों को
बनाए रखने के लिए। उसके साथ में ही भारत की 100 साल की यात्रा में 4 रूपांतरकारी कार्यों को ध्यान में रखा गया है। भारत की 100 साल की यात्रा मीन्स 1947 टू 2047। इसके साथ में ही जो 100 साल हो जाएंगे तो इसमें महिला सशक्तिकरण को महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना है, जिसमें एक योजना महिलाओं के लिए जो कि अपनी तरह की एक योजना लागू की गई है, और यह जो कि महिलाओं के लिए पहली बार महिला बचत पत्र का ऐलान किया गया है। तो ये हमारे महिलाओं के लिए है, जिसमें कि इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5% रिटर्न भी मिलेगा, जिसका कि लक्ष्य 2 साल रखा गया है और 2 साल में 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि 2 लाख रुपए इसमें जमा करा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा और इम्पोर्टेंट भी है कि 100 साल की यात्रा में पहला जो कार्य है वह क्या है, या फिर कौन कौन से कार्य रखे गए हैं, या फिर महिलाओं के लिए पहली योजना कौन सी लागू की गई है, महिला बचत पत्र, और यह कितने साल के लिए है, इसका फीसदी जो कि ब्याज रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ें जो रखी गई हैं वो सारी यहाँ पर जो मैंने आपको बताई हैं। तो मैंने बड़े ही अच्छी तरह से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। इसके साथ में ही वरिष्ठ नागरिकों की जमा पूंजी 15 लाख की जो लिमिट को बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है। पहले इसकी लिमिट थी 15 लाख रुपए और अभी इसकी हो गई है 30 लाख रुपए। उसके साथ में ही जो सेकंड पॉइंट है भारत की 100 साल का, वह है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान कारीगरों व शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की गई है। पीएम विश्वकर्मा हम जिसे कहते हैं जैसे कि कारीगर या फिर शिल्पकार, जो कि हर तरह से भारत को उन्नत बनाए रख रहे हैं और आगे भी भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सभी के लिए केंद्र सरकार बजट में विशेष सहायता पैकेज की घोषणा की गई है। उसके साथ में थर्ड पे है हरित विकास। हरित विकास एक इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है, हरित विकास। और हरित विकास से आज के जो भी प्रश्न आएंगे या फिर आगे प्रश्न पेपरों में आएंगे वो बड़े ही महत्वपूर्ण इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कि हरित खेती है, ऊर्जा है और हरित भवन है। तो ये हमारे हरित विकास के पॉइंट्स हैं। उसके साथ में है फोर्थ पे है पर्यटन। तो पर्यटन से जितने भी महत्वपूर्ण बजट रखा गया है या फिर कोई भी एयरपोर्ट जितनी भी सारी चीज़ें रखी गई हैं उन सभी को मैंने आपको पहले इन जो पॉइंट्स हैं उनमें बताया है। और पर्यटन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हमारी आर्थिक जो कि आय है उसको बढ़ा सकता है। तो उसके साथ में ही आज की हमारी क्लासेस यहाँ पर समाप्त होती है और हमारा बजट भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो मैंने आपके लिए इसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया है और सारी चीज़ों को इसमें बताया भी है मैंने इसके साथ साथ में कि किस प्रकार से क्वेश्चंस का माध्यम प्लस जो भी बजट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको सभी को। और उसके साथ साथ में मैं अभी आपको एक बार और वापस से यह बोलूँगी कि जैसे कि कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा। तो इसमें जैसे कि इतने सारे महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके साथ में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति किस प्रकार से होगी, साथ ही साथ रिसोर्सेज ट्रांसफ़र टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी कि किस प्रकार से जो संसाधन है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा राज्यों में प्लस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में। तो वो सारे के सारे इस बजट के माध्यम से प्लस रेलवे बजट के माध्यम से जितनी भी सारी महत्वपूर्ण जो कि अर्निंग होगी, ऑपरेटिंग रेशियो होगा, एक्सेस होगा या फिर वर्किंग रिजल्ट्स होंगे, तो उन सभी जो कि एक्सेस हैं उनको लिया जाएगा और इस यूनियन बजट में इन सभी को रखा गया है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।